हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जीके मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रश्न का संग्रह लेकर आता हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप यहां पर देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि जीन की खोज किसने किया था। जीन की खोज किसने किया था? आंसर है जूल, जोहानसन, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जोहानसन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? जोहानसन। जीन की खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। चलिए कुछ इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें। जीन शब्द जो है, इन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया। ये कब किया? 1909 ईस्वी में किया। कब किया? 1909 ईस्वी में किया। तथा डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कूट निहित होता है, क्या कहलाता है? जीन। अगर जीन पूछा जाए किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कूट निहित होता है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि जीन की खोज जोहानसन ने की। कब की? 1909 ईस्वी में की। और जीन जो है क्या होता है? डीएनए का छोटा सा खंड होता है जिसमें आनुवांशिक कूट निहित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। क्या हो जाएगा आंसर? विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रतौंधी किसकी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। वहीं आपको ये पूछा जाए कि विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है, तो आप कहेंगे बेरी बेरी। क्या कहेंगे? बेरी बेरी कहेंगे। और सी से पूछ लिया जाए तो सी को कहेंगे सी किसके कमी से सी की विटामिन कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। वहीं डी का जो कमी होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनशक्ति में कमी होती है, जन्म शक्ति में कमी होती है। विटामिन ई की कमी से क्या होती है? जन्म शक्ति में कमी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। रिपीट करा देता हूँ मैं। विटामिन ए रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, और विटामिन ई की कमी से जन्म शक्ति में कमी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? O2, CO2, N2, O3। आंसर क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? CO2। चलिए इससे कुछ संबंधित बातों की चर्चा करें। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 से होता है। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है, अगर पूछ लिया जाए ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है, तो देखिए मैं समझाता हूँ कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, याद रखिएगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से सबसे ज़्यादा है। इस गैसों के कारण ही मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आई होप आपको याद आ गया होगा कि पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो जाती है, तापमान में वृद्धि होती है और क्या है, इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन, ये सारे जो है किसका कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? मेन CO2 गैस उत्तरदायी है। तो आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि COOH में क्रियात्मक ग्रुप है पिक्रिक एसिड, बारीबिट्यूरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप क्या कहेंगे आंसर इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। COOH में क्रियात्मक ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। चलिए इससे संबंधित बातों की चर्चा करें। कहना है ऐसी कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, अर्थात एसिड कहते हैं। जैसे आपको इसमें जो उदाहरण आता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, और फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है
CHCOOH क्या होता है, HCOOH होता है। वही एसिटिक अम्ल भी होता है। इसके उदाहरण में एसिटिक अम्ल का क्या होगा रासायनिक सूत्र, तो CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल बोला जाता है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे CH3COOH। वहीं फॉर्मिक अम्ल के पूछ लिया जाए तो कहेंगे HCOOH होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है। मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं, 4 वैष्णव पाए जाते हैं। कितने वैष्णव पाए जाते हैं, 4 वैष्णव पाए जाते हैं। तो मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं, 4 वैष्णव। चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात की चर्चा करें। मानव के हृदय में जो 4 वैष्णव पाए जाते हैं, जो दायां एवं बायां, दायां और बायां होता है अलिंद, तथा दायां एवं बायां निलय कहलाते हैं। यानी आप ये समझिए कि दायां से बायां जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अलिंद। क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। जबकि दायां एवं बायां को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। दायां और बायां अलिंद तथा दायां एवं बायां को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसमें जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई रहेगा। सो आप इस पर बने रहें और इम्पोर्टेंट प्रश्न को जरूर देखें। तब यहाँ प्रश्न है, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, आप क्या कहेंगे, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ बातों की चर्चा करें। हेपेटाइटिस बी का टीका जो है शिशु के जन्म के 24 घंटे के भीतर लगाने से, 24 घंटे के भीतर लगाया जाता है। लगाने से शिशुओं में प्रसवकालीन हेपेटाइटिस बी के फैलने से रोका जाता है। जब प्रसवकालीन होता है तो उस टाइम में 24 घंटे के अंदर में उसको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, उसको हेपेटाइटिस बी नामक जो फैलने की चांस होती है वो क्या होता है, रुक जाता है। तो आई होप आपको याद आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेयरी फार्म किसका उत्पादन होता है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, तेल, पानी, दूध, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे आंसर आप इसका, दूध कहेंगे। क्या कहेंगे, दूध। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, दूध का उत्पादन होता है। चलिए इससे संबंधित कुछ बात की चर्चा करें। डेयरी फार्म का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। डेयरी फार्म का मतलब होता है कि दूध से बने पदार्थों का उत्पादन करना, अर्थात दूध से जो बने हुए पदार्थ है उससे बने हुए पदार्थों का उत्पादन करना क्या कहलाता है, डेयरी फार्म कहलाता है। इससे क्या होता है, व्यवसाय में दूध या दूध से बने पदार्थों का बाजार में बेचना होता है। अर्थात डेयरी फार्म में क्या होता है, दूध से बने हुए जो भी पदार्थ होते हैं उसको क्या होते हैं, बाजारों में बेचना होता है। इसको याद रखेंगे आप, आपको ये भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है इस्पात से, नरम लोहे से, निकेल से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप सोच के बता सकते हैं आंसर क्या होगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा, नरम लोहे से। तो विद्युत चुंबक बनाया जाता है किससे, नरम लोहे से बनाया जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करें इसमें। तो इसमें याद रखिएगा कि किसी कुंडली में जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उसमें क्या होता है, चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कोई कुंडली है, उस कुंडली से विद्युत धारा आप पास करिएगा तो इसमें क्या होता है, चुंबक गुण उत्पन्न हो जाता है। इसमें चुंबक गुण उत्पन्न हो जाता है और क्या होता है, चुंबक गुण उत्पन्न होने के बाद धारा का प्रभाव बंद करने पर चुंबक गुण क्या हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अर्थात आप ये समझिए कि किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी वस्तु के अंदर से जो धारा प्रभावित करिएगा तो उसमें चुंबक गुण आ जाएगा, और धारा जो बंद कर दीजिएगा तो क्या होगा, चुंबकीय गुण उसका खत्म हो जाएगा।
इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्युत होने के कारण चुंबक उत्पन्न हुआ तो क्या कहा गया, उसको विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसका उपयोग जो है कहाँ होता है, नरम लोहे का जो उपयोग होता है विद्युत मोटर में होता है, याद रखिएगा। टेलीफोन में होता है, लाउड स्पीकर में होता है, डायफ्राम में होता है। आप इतने सारे याद रखिएगा कहाँ कहाँ उपयोग होता है। टेलीफोन में होता है, लाउड स्पीकर में होता है, विद्युत मोटर में होता है, डायफ्राम में होता है। इस सब में जो है विद्युत चुंबकीय नरम लोहे से बनाया जाता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न कहता है ऊष्मा गति के प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम से के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम, द्रव्यमान का नियम, संवेग का नियम, आवेश का नियम। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऊर्जा का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊष्मा गति के प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है, ऊर्जा का नियम है। याद रखिएगा। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम भौतिक का एक प्रयोगधारित नियम होता है जिसके अनुसार किसी प्रयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है। आप याद रखेंगे क्या होता है कि इसके अनुसार प्रयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ क्या होता है, नियत रहता है। कहने का तात्पर्य यह है ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है न ही विनाश। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखिएगा। ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है न ही विनाश, केवल इसका क्या होता है, रूप बदला जा सकता है, जिसको क्या कहा गया है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम का भी अस्तित्व वास्तविक रूप में क्या है, ऊर्जा का संरक्षण नियम है। ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है न ही उसको बर्बाद किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया जा सकता है, बदल सकते हैं। तो आपको याद आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध का इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी, प्रति ओम, ओम मीटर, रो एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रति ओम हो जाएगा, अर्थात प्रति ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगा, तो प्रति ओम हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ बातों की चर्चा करें तो याद रखिएगा किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। चालक के जो प्रतिरोध, किसी चालक के जो प्रतिरोध है के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता। अर्थात चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, चालकता हो जाएगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम चालकता के SI मात्रक जो है यही है, SI मात्रक प्रति ओम हो जाता है। और चालकता बराबर जो होता है, याद रखिएगा, 1/, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो आपको याद आ गया होगा कि चालकता और क्या होता है, 1/, प्रतिरोध होता है। तो आपने देखा कि कितने इम्पोर्टेंट जो समान विज्ञान का प्रश्न है, यह कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ भी लिया जाता है। हम आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर आता हूँ मैं आपके लिए, और आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रश्नों का इम्पोर्टेंट संग्रह करके मेहनत करके मैं डालता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए अगर पढ़े हुए हैं तो आपको रिवाइज हो जाए, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आपको याद करा देना, ताकि आपको याद रहे, और अगर याद भी है कोई भी प्रश्न तो आपको रिवाइज हो जाए, ताकि आपको अप टू डेट ज्ञान रहे हमेशा। तो यह वीडियो मेरा कैसा लगा, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम फिर अगला वीडियो में अगला प्रॉब्लम के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए बाय बाय।